नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काफिर देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काफिर देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि पी क्यू आर एक आयत है यानी कि रेक्टेंगल है। एपी बराबर 22 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर है। एबीसी एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, जिसके भुज 8 शीर्ष यानी कि वर्टेक्स पी क्यू आर की भुजाओं साइड्स पर इस तरह मिलते हैं कि मिट करते हैं कि सो दैट बी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 16 सेंटीमीटर होता है। तो आगे ए बी और बी सी भुजाओं के साइड्स के मध्य बिंदुओं पर मिड पॉइंट्स पर मिलने वाली यानी कि मीटिंग करने वाली लाइन की लंबाई यानी कि लेंथ क्या होगी? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर हमें एक आयत ड्रॉ करना पड़ेगा, रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। देन ये आयत यानी कि रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। देखो ये हो गया हमारा आयत यानी कि रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा आयत यानी कि रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा आयत यानी कि रेक्टेंगल। देखो इसका नाम, देखो ये पी क्यू आर। देखो पहली बात देखो आयत किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल किसको बोले? देखो यहाँ पर देखो आयत यानी कि रेक्टेंगल में देखो हर एक कोण 90 का होता है, ऑल एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑल एंगल 90 का होता है, 90 का होता है। दूसरी बात आमने सामने वाली साइड बराबर होते, ऑपोजिट साइड इक्वल होती, और ऑल्सो ऑपोजिट साइड यानी आमने सामने वाली साइड यानी भुजा समानांतर भी होती है, पैरेलल भी होती है। मतलब ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है, और ये पैरेलल है। ठीक इसी प्रकार ये और ये पैरेलल है यानी समानांतर। ये आमने सामने समानांतर यानी पैरेलल, और आमने सामने बराबर, और हर एक एंगल 90 का होता है। ये आयत का यानी कि रेक्टेंगल का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, प्राथमिक गुणधर्म होता है। अब यहाँ पर इसका नाम पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर ए, पी क्यू आर ए, पी क्यू आर ए, पी क्यू आर ए, पी क्यू आर ए। ये हमारा आयत यानी रेक्टेंगल पी क्यू आर ए है। देखो ये नाम देना आप कहीं से भी चालू कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर यहाँ पर ये डेटा फिट हो ऐसे लेना होता है। इसलिए देखो हमने ऐसा नाम लिया है, मतलब डायाग्राम बनाने में सरलता रहे, इजी पड़े, ऐसे नाम लेना होता है, देना होता है। अब आगे इसमें बोला है कि एपी यानी ये लेंथ 22 सेंटीमीटर का है। ध्यान सीधी सी बात है, ये सामने वाला आरक्यू भी 22 सेंटीमीटर का ही होगा, ये 22 सेंटीमीटर का, ये दोनों समान है। आगे दूसरा बोला है पी क्यू यानी ये भुजा 8 का है। तो सीधी सी बात है, सामने वाला ये ए आर भी 8 का ही होगा, 8 का ही होगा, ये भी 8 का ही होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर का ही होगा। अब आगे दूसरा बोला है, देखो यहाँ पर एबीसी हमें एक त्रिभुज खींचना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एबीसी हमें त्रिभुज खींचना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कैसा लेना? देखो ये हमें ऐसा लेना है, ऐसा ड्रॉ करना है, सो दैट सच दैट। देखो यहाँ पर
यहाँ पर बी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर हो, बी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर हो, मतलब ये पी क्यू पूरी लेंथ 8 है, मतलब बी क्यू यहाँ कहीं पर बनेगा, यहाँ कहीं पर बी बिंदु है, बी पॉइंट। देखो फिर से एक बार, ये पी क्यू पूरी लेंथ 8 है और यहाँ पर बोला है कि बी क्यू 2 सेंटीमीटर है, मतलब बी यहाँ कहीं पर होगा। देन ये बी क्यू 2 सेंटीमीटर होगा, ये बी क्यू 2 सेंटीमीटर का है, ये बी क्यू यानी क्यू बी 2 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। अब दूसरा क्यू सी, देखो क्यू यहाँ पर है, सी यहाँ कहीं पर आएगा। देखो क्यू सी 16 सेंटीमीटर, देखो सी, देखो यहाँ पर पूरा लेंथ यानी ये आर क्यू यानी क्यू आर 22 का है और हमें क्यू सी 16 लेना है, मतलब ये थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर सी बिंदु आएगा। ध्यान ये क्यू सी 16 होगा, 16 होगा। देखो ये पूरा 22 का है, क्यू सी 16 का हमें लेना है। देखो ये हमने अप्रॉक्स लिया है, देखो ये पूरा लेंथ आर क्यू 22 का है, अब क्यू सी 16 हो रहा है, मतलब सी बिंदु थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये क्यू सी यहाँ पर 16 हो गया। तो आगे सीधी सी बात है कि देखो ये आर सी कितना होगा, ये 22 में से 16 को घटाना पड़ेगा। तो ये आर सी यानी सी आर 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 यानी 6 होगा, 6 होगा। ये आर सी 16 6 होगा, 6 होगा, आर सी 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा। अब सिमिलरली देखो यहाँ पर ये बी क्यू 2 है, तो ये पी बी 6 होगा, 6 होगा। देखो ये पी क्यू पूरा 8 है, देखो और बी क्यू 2 है, तो ये पी बी 6 होगा, मतलब 6 + 2 8 होगा। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल ए बी सी लिखना है, मतलब ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, मतलब ज्वाइंट करना है। देखो ये ए बी आगे है, सी हो गया, ए बी सी, और देखो ये ए एंड सी को भी ज्वाइंट करना पड़ेगा, तभी ट्रायंगल बनेगा। फिर से देखो हमें ये त्रिभुज ए बी सी बनाना था, मेक करना था। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये तीनों वर्टेक्स को जोड़ना पड़ेगा, ज्वाइंट करना। यानी यहाँ पर हमने ए एंड बी को जोड़ा, बी एंड सी को जोड़ा एंड लास्ट में ए एंड सी को जोड़ा, तो ये हमारा त्रिभुज ए बी सी बन गया, ट्रायंगल ए बी सी मेक हो गया। अब इसमें देखो ये ए बी और बी सी, ये ए बी और बी सी के मध्य बिंदुओं को हमें ज्वाइंट करना। देखो ये ए बी का मध्य बिंदु यानी मिड को देखो यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। फिर से ये ए बी लाइन का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट देखो यहाँ कहीं पर है। दूसरा लाइन है बी सी का, ये बी सी लाइन, इसका मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट देखो यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा। तो अब यहाँ पर हमें ये दोनों मध्य बिंदुओं को जोड़ना है, ज्वाइंट करना है। ये दोनों मध्य बिंदुओं को हमें जोड़ना है, ज्वाइंट करना है, और इसका हमें लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है। इसका हमें लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है। कैसे निकले? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा। देखो मान लो, देखो ये साइड की बात है, मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये एक हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर है। दूसरी बात, इस भुजा का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट मान लो यहाँ कहीं पर है। देन हमने ये दोनों को जोड़ दिया, ज्वाइंट कर दिया। देन इसका जो लेंथ होता है वो थर्ड साइड का आधा होता है, हाफ होता है। देखो ये पहले लेक्चर में भी हमने देखा है, इसके पहले के लेक्चर में भी हमने देखा है, ये जो मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं वो लाइन बनता है, वो तीसरी भुजा का हाफ होता है, आधा होता है, थर्ड का आधा होता है, हाफ होता है ये। तो देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर
लगेगा, यहाँ पर लगेगा। मतलब देखो ये ट्रायंगल में ये दो भुजा है और इसका मध्य बिंदु को हमने ज्वाइन किया है, तो सीधी सी बात है इसकी लंबाई ये थर्ड सेकंड एसी का आधा होगा, ये एसी का आधा होगा, हाफ होगा, ये एसी लाइन का आधा होगा, हाफ होगा। मतलब क्या है, एसी का लंबाई निकालना है, सीए का लेंथ निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, अब ये ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए आर सी ये छोटे ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। देखो इसमें देखो यहाँ पर देखो ये एक एंगल 90 का है, 90 का है, ये एक एंगल 90 का है, 90 का है। मतलब ये समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। मतलब यहाँ पर ट्रिपलेट लगे या त्रिपुटी लगे, यानी यहाँ पर ये एक साइड 6 है, दूसरी साइड 8 है, तीसरी साइड 10 होगा, 10 होगा। मतलब 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। ये AC 10 होगा, मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनस, ये सबसे बड़ी भुजा ये 10 होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। यदि ये ट्रिपलेट आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी ये साइड निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये ट्रिपलेट ही आपको याद करके रखना है। मतलब ये AC का लंबाई 10 है, तो इसका आधा होगा, मतलब 10 का आधा 5 होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का लंबाई यानी कि लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, दो समान वृत्त यानी दो इक्वल सर्कल एक दूसरे पर ईच अदर को इस तरह काटते मतलब कट करते हैं कि सो दैट इज सच दैट उनके केंद्र में यानी सेंटर में और जिस बिंदु पर वे कट करते हैं वहां 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग यानी स्क्वायर बनता है। वह भाग वो पार्ट जो दोनों वृत्तों में सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, तो उसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, π/4 वर्ग सेंटीमीटर, π/2 -1 वर्ग सेंटीमीटर, π/5 वर्ग सेंटीमीटर एंड √2 -1 वर्ग सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर मेन बात देखो, ये पाई जो है, ये पाई यहाँ पर नॉर्मल पाई है, नॉर्मल पाई है, सामान्य पाई है, मतलब इसका वैल्यू 22/7 है। ये पाई का अर्थ यहाँ पर 22/7 है, मतलब यहाँ पे एंगल नहीं है, कोण नहीं है। यदि ये एंगल होता तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता, पर ये यहाँ पर नहीं है, ये नॉर्मल पाई है, तो इसका वैल्यू 22/7। दूसरी बात, ये क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है, उसको यूनिट स्क्वायर में
डिनोट करते हैं। यानी कि देखो यूनिट स्क्वायर में डिनोट करते हैं, या फिर शब्दों में यानी कि वर्ष में स्क्वायर यूनिट ऐसे भी लिखते हैं। देखो फिर से एक बार, क्षेत्रफल यानी एरिया को यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, या फिर वर्ष में स्क्वायर यूनिट ऐसे भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर यूनिट में दिया है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर मतलब ये वर्ग और यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर हो गया, स्क्वायर यूनिट हो गया। और यहाँ पर यूनिट स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिखा तो भी एक ही बात है। वर्ग सेंटीमीटर लिखे चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे एक ही बात होती है। वर्ग सेंटीमीटर लिखे चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे एक ही बात है, मतलब ये संख्या में है, नंबर में है, और ये वर्ड्स में है, शब्दों में है। ये वर्ड्स में है, शब्दों में। इन शॉर्ट यदि आपने वर्ग नहीं लिखा, स्क्वायर नहीं लिखा, ओनली सेंटीमीटर ही लिखा है, तो आपका आंसर गलत होगा, रॉन्ग। इसलिए यहाँ पर यदि क्षेत्रफल है तो वर्ग लिखना नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है। और सिमिलरली देखो एक्स्ट्रा नॉलेज, देखो यदि यहाँ पर घनफल होता है यानी वॉल्यूम होता है, यहाँ पर क्यूब लगता है, क्यूबिक लगता है, क्यूब लगता है, ये आपको पता है। देखो अब आते हैं यहाँ पर प्रश्न पर, सवाल पर। देखो यहाँ पर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले देखो यहाँ पर हमें दो समान वृत्त खींचना है, मतलब त्रिज्या इक्वल है, रेडियस इक्वल ऐसा दिया है। देखो ये एक सर्कल हमारा हो गया, आगे दूसरा सर्कल देखो थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा डीग लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा डीग लेते हैं। एक हमारा सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हमारा ये हो गए, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और ये दोनों समान सर्कल है, मतलब इसका रेडियस समान, ये त्रिज्या इक्वल है। मान लो इसका सेंटर यानी केंद्र O है, आगे इस वृत्त का सेंटर यानी केंद्र मान लो यहाँ पर O डैश है, O डैश है। अब यहाँ पर होता क्या, देखो यहाँ पर देखो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, कट कर रहे, देखो यहाँ पर काट रहे हैं, दूसरा यहाँ पर काट रहे हैं, एक बार यहाँ पर कट कर रहे, दूसरा यहाँ पर कट कर रहे, यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहे, काट रहे। अब यहाँ पर आगे दिया है कि जिस बिंदु पर वे काटते हैं और उनके केंद्र में और काटते हैं वहां पर, केंद्र में और काटते हैं वहां पर, मतलब सेंटर पर और जहां पर कट हो रहा है वहां पर एक स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है, ऐसा दिया है। स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है, ऐसा दिया है, मतलब स्क्वायर यानी कि वर्ग यहाँ पर ऐसे बने। देखो यहाँ पर इस पॉइंट को देखो इससे मिला, केंद्र से मिलाना है, आगे इसको हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया, देन इसको यहाँ पर ज्वाइंट किया और इसको यहाँ पर ज्वाइंट किया, देन ये क्या बनेगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग बनेगा, ऐसा दिया है। स्क्वायर यानी कि वर्ग बनेगा, ऐसा दिया। देखो ये दोनों कटिंग पॉइंट है, ये सभी को हमने ऐसे जोड़ दिया केंद्र के साथ, ये क्या बनेगा डायग्राम, ये स्क्वायर बनेगा यानी कि वर्ग बनेगा, मतलब इसका हर एक एंगल 90 का होगा, 90 का होगा, हर एक एंगल 90 का होगा, 90 का होगा, और सभी भुजा बराबर होगा, ऑल साइड इक्वल होगा, और आमने सामने वाली भुजा समानांतर होगा, पैरेलल होगा। ये स्क्वायर का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। अब इसमें पूछा है कि बोला है कि देखो दूसरी बात यहाँ पर ये स्क्वायर की भुजा की लेंथ एक है, मतलब
इसका लंबाई एक है, इसका लंबाई एक है, इसका भी एक, इसका भी एक। देखो ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, सभी एक एक है। तो देखो ये दोनों सर्कल का त्रिज्या यानी कि रेडियस, ये दोनों वृत्तों का त्रिज्या यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। देखो त्रिज्या क्या, देखो त्रिज्या ये होती है, देखो यदि हम सर्कल के ऊपर का कोई बिंदु लेते हैं और इस बिंदु को हम केंद्र से मिलाते हैं, जो लाइन बनता है उसको त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पर ये एक त्रिज्या होगा, जो भुजा का लेंथ है वही त्रिज्या होगा। सिमिलरली इस त्रिभुज का भी ये त्रिज्या एक ही है। सर्कल के ऊपर का एक बिंदु लिया, इस बिंदु को हमने केंद्र के साथ ज्वाइंट किया, जो लाइन बना उसको ही त्रिज्या बोलते हैं। मतलब भुजा का जो साइड है वो ही यहाँ पर त्रिज्या, एक ही यहाँ पर त्रिज्या है। तो ऐसा हुआ। अब आगे यहाँ पर हियर हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। किसका? देखो यहाँ पर कॉमन पार्ट का, उभयनिष्ठ भाग का, सर्वनिष्ठ भाग का, मतलब इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। इसका क्षेत्रफल, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है कॉमन है, ये वृत्त का, ये वृत्त का, दोनों वृत्त का जो कॉमन हिस्सा है, कॉमन पार्ट है, मतलब इसका ये गोल का हमें क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। कैसे निकले? तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा। देखो यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर नाम हमने ए दिया, यहाँ पर बी दिया, देन यहाँ पर हमें देखो ये ए ओ बी, मतलब यहाँ पर ए ओ बी त्रिज्या खंड हो गया, सेक्टर यानी त्रिज्या खंड सेक्टर ए ओ बी का एरिया निकालना है। प्लस अब हमें इसका भी एरिया निकालना, मतलब यहाँ पर सेक्टर यानी त्रिज्या खंड, सेक्टर यानी त्रिज्या खंड ए ओ डैश बी का एरिया निकालें, और इसमें से हमें स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। देन इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा। फिर से यदि देखो ये पार्ट का हमें एरिया निकाल, मतलब रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना हो, देखो उसके लिए यहाँ पर हमें सेक्टर यानी त्रिज्या खंड ए ओ बी का एरिया निकालना है, प्लस दूसरा सेक्टर, दूसरा त्रिज्या खंड ए ओ डैश बी का एरिया निकालना है, और इसमें से माइनस करना है किसका? क्षेत्रफल। तो इस स्क्वायर का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। देखो पहली बात तो देखो यहाँ पर त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर क्या, देखो त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड यानी सेक्टर, त्रिज्या खंड यानी सेक्टर क्या हो? देखो त्रिज्या खंड यानी सेक्टर मतलब वृत्त का एक हिस्सा एक पार्ट, सर्कल का एक हिस्सा एक पार्ट। देखो यहाँ पर देखो सेक्टर ए ओ बी, त्रिज्या खंड ए ओ बी, मतलब देखो यहाँ पर ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये पूरा सर्कल का एक हिस्सा, देखो ये पूरा, ये इतना पूरा सर्कल का एक पूरा हिस्सा है, गोल गोल ये पूरा हिस्सा। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखो ये लाइन, ये पहला लाइन, दूसरा लाइन और ये सर्कल वाला हिस्सा, तो ये पूरा है। ये क्या है? त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड यानी सेक्टर है। सेक्टर कौन सा? ओ ए ओ बी, चाहे कहे बी ओ ए, ये त्रिज्या खंड कहलाता है। सेक्टर कहलाता है मतलब वृत्त का एक हिस्सा एक भाग, मतलब त्रिज्या हमने 2 लिया, इसका 2 त्रिज्या लिया और ये सर्कल के साथ हमने ज्वाइंट किया, तो जो पूरा भाग बनेगा उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये भी त्रिज्या खंड है इस वृत्त का। देखो ए ओ डैश बी यानी बी ओ डैश, देखो ये सर्कल वाला हिस्सा हो गया, दूसरा ये एक लाइन है यानी रेडियस है,
और ये एक रेडियस है। देखो ये सर्कल का हिस्सा है और ये त्रिज्या हो गया और ये त्रिज्या, ये जो पूरा हिस्सा है वो भी त्रिज्या खंड है, सेक्टर है। देखो ए और डैश मतलब ये पूरा हिस्सा, ये गोल सर्कल आ गया, ये रेडियस आ गया, एक लाइन आ गया और दूसरा लाइन, ये पूरा हिस्सा यहाँ पर सेक्टर है त्रिज्या खंड ए और डैश बी, ए और डैश बी। देखो ये दोनों का हमने एरिया निकाला और यदि इसमें से हमने ये पूरे का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर का यानी कि वर्ग का, ये स्क्वायर का यानी वर्ग का एरिया हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर हमें ये इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा जो हमें पूछा है, यानी बीच वाले का ये कॉमन पार्ट का एरिया निकल जाए। कैसे? देखो यहाँ पर देखो पहले देखो यहाँ पर यदि हमने ए ओ बी का यानी त्रिज्या खंड ए ओ बी का इसका हमने एरिया निकाला तो इसमें सीधी सी बात है ये पार्ट आएगा, ये कॉमन पार्ट आ जाएगा। आगे दूसरी बात, यदि हमने ए ओ डैश बी इसका क्षेत्रफल निकाला देन इसमें भी ये दूसरी बार कॉमन पार्ट आ जाएगा, मतलब ये दो बार आएगा। और यदि इसमें से हमने स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, ध्यान देखो ये एक बार निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और ये एक बार निकल जाएगा। तो सीधी सी बात है हमारे पास एक बार ये बीच वाला हिस्सा ये बचेगा। देखो इसको हम फिर से एक बार समझाते। देखो ए ओ बी का क्षेत्रफल, देखो ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये हिस्सा भी आ गया, ये हिस्सा भी आ गया। दूसरी बात ए ओ डैश बी का हमने नहीं कहा, इसमें ये दूसरी बार आ जाएगा, ये कॉमन पार्ट दूसरी बार आएगा और ये भी आएगा और ये दोनों में से हमने स्क्वायर का निकल दिया, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और एक बार ये भी निकल जाएगा, पूरा स्क्वायर है इसलिए फिर से यदि हमने स्क्वायर का क्षेत्रफल माइनस किया यानी यहाँ पर ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और ये दो बार था तो इसमें एक बार निकल जाएगा, तो एक बार तो ये बचा होगा, यानी जो हमें मांगा है वो ही बचेगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर समझना। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर हमें ये तीनों का एरिया निकालना पड़ेगा। देन यहाँ पर ए ओ बी, तो इसका देखो यहाँ पर ये त्रिज्या खंड होता है यानी सेक्टर होता है, उसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला सूत्र पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 अंश होता है। ये फिर से त्रिज्या खंड यानी सेक्टर का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा बाय 360 डिग्री। मतलब यहाँ पाई आर स्क्वायर मतलब ये सर्कल का एरिया और ये 360 मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल, राउंड वाला पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री क्या, ये राउंड वाला कंप्लीट 360 क्या। और थीटा क्या है? थीटा ये है, इसको थीटा बोलते हैं। ये यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, ये थीटा है। देखो ये सर्कल वाला हिस्सा हो गया, वो ये त्रिज्या है, त्रिज्या ये जो एंगल बीच में ये दोनों त्रिज्याओं के बीच में, दोनों रेडियस के बीच में, दोनों त्रिज्याओं के बीच में रेडियस में यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको यहाँ पर थीटा बोलते हैं। ये एक त्रिज्या हो गया, ये दूसरा त्रिज्या यहाँ पर बीच में एंगल बनता है इसको थीटा बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये कौन लेना है? देन यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर आगे पढ़ रहा है, देखो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते, यहाँ पर ऑप्शन में पाई का पाई ऐसा ही, मतलब पाई का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, पाई बराबर 22/7 नहीं लिखना, ये पाई को ऐसे रहने देना है। और रेडियस त्रिज्या हमने पहले ही बता दिया, दोनों सर्कल त्रिज्या एक है, यहाँ पर एक का वर्ग एक ही होगा, एक को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे गुणा यहाँ पर थीटा, तो थीटा यहाँ पर 90 का है, यहाँ पर ऊपर में आएगा 90 अंश और बट्टा में 360 अंश है,
इसको हल करना है आगे बराबर। बोले यहाँ पर ये डिग्री से डिग्री गया, 0 से 0 गया, 9 चौक 36 होता है। बोले यहाँ पर हमें π/4 मिलेगा। बोले ये एंगल नहीं है, ये नॉर्मल π/4 है। मतलब पाई का वैल्यू 22/7 है, पर यहाँ पर ये ऐसा लिखना नहीं। देखो फिर से एक बार, ये π/4 एंगल नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है। मतलब पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 ही है, पर यहाँ पर ऐसा कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर पाई में ही दिया है इसलिए। मतलब ए ओ बी सेक्टर ए ओ बी इसका एरिया क्षेत्रफल π/4 वर्ग सेंटीमीटर है। π/4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली प्लस ए ओ डैश बी इसका भी एरिया ये π/4 ही होगा। π/4 ही, देखो ये दोनों पार्ट सिमिलर है, सेम है, इसलिए देखो ये फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा। देखो यहाँ पर भी ये पायर स्क्वायर गुणा θ/360 लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा। देखो यहाँ पर पाई का पाई हो गया, आगे रेडियस भी एक ही है, समान है, थीटा भी यहाँ पर 90 का ही बनेगा। देखो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, यहाँ पर एंगल 90 का, थीटा 90 का है, 90 का है, तो सेम ही आएगा और 360 आएगा ही। मतलब इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है, नहीं इसका आंसर भी π/4 ही आएगा। π/4 ही आएगा, π/4 ही आएगा। और माइनस यहाँ पर हमें स्क्वायर का एरिया करना, स्क्वायर यानी वर्ग का एरिया यानी क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, यहाँ पर भुजा एक है तो एक का वर्ग भी एक ही होता है। मतलब यहाँ पर -1 आएगा, इक्वल बराबर, इक्वल बराबर। यहाँ पर देखो ये π/4 प्लस π/4 2π/4 होगा। एक बार पाई प्लस एक बार पाई बराबर 2 बार पाई, 2 टाइम्स पाई डिवाइड 4 होगा। मतलब देखो यहाँ पे एडिशन करना है, ये π/4 प्लस π/4 2π/4 होगा, 2 टाइम्स π/4 होगा, और ये -1 आगे 2 दूनी 4, यहाँ पर मिला हमें π/2 और ये -1 का -1। ये कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ भाग है, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया ये π/2 -1 होगा, π/2 -1, π/2 -1 होगा। मतलब इतना वर्ग सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और मेन बात ये एंगल नहीं है, पाई नॉर्मल ही, मतलब इसका वैल्यू 22/7 है, पर इसका यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करना, इसको रखना नहीं है, पाई को एज इट इज रखना है। मतलब विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं एबी तथा एसी पर डी तथा ई बिंदु इस प्रकार से बनाए गए हैं कि सोलह सज्जे डी और बी से समानांतर है, पैरेलल। देखो ये साइन है, ये पैरेलल का है, समानांतर का है, और एडी और डीबी का रेशियो अनुपात 4:5 का है। सीडी और बी एक बिंदु पर एक दूसरे को ईच अदर को कट करते हैं। ट्रायंगल डीईएफ और एंड ट्रायंगल सीबीएफ के क्षेत्रफल एरियाज का अनुपात रेशियो बताइए। टेल मी, से मी। 16:25, 16:81, 81:16 एंड 4:9। सब लोग यहाँ पर हियर, सब लोग यहाँ पर हियर हमें एक ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है, ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है, ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है। अब इसमें भुजाओं एबी तथा एसी पर डी एंड ई बिंदु है। तो मान लिया, देखो डी बिंदु
डी बिंदु सपोज सपोज डी बिंदु यहाँ कहीं पर है, ई बिंदु यहाँ कहीं पर है, डी बिंदु यहाँ कहीं पर है, ई बिंदु यहाँ कहीं पर है। देन यहाँ पर ये दोनों को हमने जोड़ दिया। देन ये DE एंड BC समानांतर है, पहले ये दोनों लाइन समानांतर है, पहले ये दोनों लाइन समानांतर है, पर ये एक दूसरे को कभी भी टच करेगा नहीं, छुएगा नहीं। और दूसरा AD और DB इसका 4-5 का मतलब ये AD 4 होगा तो DB 5 होगा, ऐसा दिया गिवन दिया है गिवन। आगे CD और BE, देखो CD और BE एक दूसरे को E पर कट करते हैं। फिर से बात देखो CD और यहाँ पर BE एक दूसरे को E पर कट करते काटते, ऐसा ध्यान। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रायंगल DE देखो यहाँ पर नाम देखो, यहाँ पर देखो F बिंदु पर जो काटते, देखो यहाँ पर F है, ये कटिंग पॉइंट का नेम यहाँ पर F है, E तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। तो यहाँ पर बोला है कि ट्रायंगल DEF में छोटा त्रिभुज, आगे दूसरा त्रिभुज CBF ये त्रिभुज, ये दोनों का हमें क्षेत्रफल का रेशो निकालना है। देखो ट्रायंगल DEF यानी ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज BFC ये त्रिभुज, ये दोनों के क्षेत्रफल एरियाज का हमें रेशियो यानी अनुपात निकालना है। ये दोनों का हमें रेशियो यानी अनुपात निकालना है। कैसे निकले? देखो यहाँ पर पहली बात तो देखो, यहाँ पर पहली बात देखो, यहाँ पर हमें ये दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज DEF एंड FBC, देखो बोलने को तो आप कहीं से भी बोल सकते, सही होता है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, मतलब समरूप साबित करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा मतलब समरूप साबित करना पड़ेगा, मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे पर इसका साइज अलग अलग, मतलब ये मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। दिखने से लग रहे हैं पर हमें मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे पर इसका साइज अलग अलग है, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, जबकि साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होगा। ऐसा हमें यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व। देखो पहले हम इसको सिमिलर प्रूव करते। देखो ये सिमिलर का नोटेशन है। देखो पहली बात यहाँ पर हियर देखो, इस ट्रायंगल में ये F एंगल यानी DFE है और इस ट्रायंगल में BFC है, ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। देखो इस त्रिभुज का एंगल DFE और इस त्रिभुज का एंगल BFC, ये दोनों एंगल बराबर होगा, दोनों कोण बराबर होगा। कैसे? देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब ये सामने सामने वाला एंगल बराबर होता है और इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। सामने सामने वाला बराबर होता है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर बोला है कि ये लाइन और ये लाइन समानांतर, यहाँ पर ये लाइन EB ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तिर्यक रेखा। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी कि देखो एंगल DEF एंड एंगल FBC ये दोनों बराबर, इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं।
एकांतर कोण बोलते हैं। और सिमिलरली फिर से वही की वही बात, ये लाइन समानांतर, तो यहाँ पर ये भी एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, बीसी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल। लेकिन यहाँ पर ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, एंगल ई डी एफ जितना होगा उतना ही एंगल एफ सी डी होगा, ये एंगल होगा। और ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर लगेगा ट्रिपल ए रूल, ट्रिपल ए रूल, ट्रिपल ए रूल, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण। इस नियम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ये दोनों त्रिभुज सिमिलर। ये देखो मतलब देखो यहाँ पर हम संगतता लिखते हैं, यहाँ पर हम संगतता भी लिख देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इस त्रिभुज का ये एफ एंगल, आगे इस त्रिभुज का भी ये एफ एंगल बराबर है, इस त्रिभुज का भी एफ बराबर है, मतलब एफ के संगत एफ हो गया। हम संगतता लिख रहे। आगे इस त्रिभुज में ये ई एंगल इस त्रिभुज में ये बी एंगल बराबर है, तो ई के संगत बी है। और लास्ट में इस त्रिभुज में ये डी एंगल और इस त्रिभुज का ये सी एंगल यहाँ पर बराबर है, डी एंड सी बराबर है, तो डी और सी संगत कोण हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। मतलब इस संगतता के लिए दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, समरूप है, सिमिलर है। एफ के संगत एफ, ई के संगत बी और डी के संगत बी, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग एफ, ई के कॉरस्पॉन्डिंग बी एंड डी के कॉरस्पॉन्डिंग सी है। तो यहाँ पर एंगल तो बराबर होगा। अब यहाँ पर साइड्स का रेशियो बराबर होता है, साइड्स डायरेक्ट बराबर नहीं तो इसका रेशियो बराबर होता है, रेशियो बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ये एफ ई अनुपात ये एफ बी बराबर ए डी अनुपात बी सी बराबर एफ डी अनुपात ये एफ सी। फिर से कर देखो, एफ ई अनुपात एफ बी बराबर ए डी अनुपात ये बी सी बराबर एफ डी अनुपात एफ सी होगा, ऐसा होगा। देखो इसको आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो, डायग्राम में भी देख सकते हो। मतलब ये रेशियो लिखने के लिए मेन बात ये है कि देखो हमें ये संगतता सही लिखनी होती है, ये संगतता सही लिखनी होती है, ये मेन बात यहाँ पर होती है। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। पर यहाँ पर तो हम ये भुजा के बारे में चर्चा नहीं करें, यहाँ पर हम रेशियो क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें, एरियास के बारे में चर्चा करें। मतलब यहाँ पर ये ट्रायंगल डी ई एफ और ये ट्रायंगल दूसरा है सी बी एफ, ये दोनों का जो एरिया होगा और उसका जो रेशियो है अनुपात होगा वो बराबर इक्वल वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्षेत्रफल में वर्ग लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर ही लग जाता है, ये स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर लग ऐसा होगा। देखो इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके इक्वल ये होगा। फिर से एक बार, ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और इसका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पर देखो ये एफ ई के संगत एफ डी है, ए डी के संगत बी सी और लास्ट में एफ डी के संगत एफ सी है। तो यहाँ पर संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात बराबर होता है। ये क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात बराबर होता है।
कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, यानी इसके बराबर। मतलब सीधी सी बात है, वर्ग लगता है इसमें, क्षेत्रफल में वर्ग लग जाता है। अब यहां पर हियर आगे देखो, यहां पर हियर देखो, ये डीई एंड बीसी साइड हमें पता चलेगा। डीए यानी ये डी और ये बीसी, ये दोनों भुजा का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। मतलब ये दोनों का तो हमें पता नहीं है, पर ये डीई यानी ये डी और ये बीसी, तो इसका वैल्यू पता चलेगा, आगे चल के हम निकाल लेंगे। मतलब इसके बराबर हमने ये ईडी स्क्वायर डिवाइड बीसी स्क्वायर लिख दिया, यानी ये क्षेत्रफल का रेशियो हमें मिल जाएगा। इन शॉर्ट अब आगे हमें ये ईडी डिवाइड बीसी का वैल्यू निकालना है। ईडी एंड बीसी का रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस। देखो यहाँ पर पहली बात तो फिर से यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सिमिलैरिटी का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, समरूपता का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब यहाँ पर अल्सो उपरांत देखो ये दो त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल ए डी ई, दूसरा ये मूल त्रिभुज ऑरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी फिर से एक बार यहाँ पे छोटा ट्रायंगल बन रहा है ए डी और दूसरा मूल त्रिभुज है ऑरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी। तो दोनों भी अल्सो देखो ये और पूरा दोनों भी अल्सो सिमिलर ही होता है, समरूप ही होता है। कब ये दोनों लाइन समानांतर हो, पैरेलल हो, तब ये लाइन यानी ये लाइन समानांतर हो, पैरेलल हो, तब ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर से कोई एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाओं पर हमने कोई दो बिंदु लिया, ज्वाइंट किया, और ये लाइन यदि तीसरी लाइन के समानांतर है, पैरेलल है, देन ये दो त्रिभुज बनेगा। मतलब ओरिजिनल वाला है पूरा, और ये छोटा त्रिभुज ए डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है, सिमिलर होता है, समरूप होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो ये छोटे ट्रायंगल देखो, ये एडी साइड है, तो इसके संगत पूरे ट्रायंगल में ए बी आएगा, बट्टे में ए बी आएगा, इक्वल बराबर। ये छोटे ट्रायंगल में डीई साइड हमने लिया, देन इसके संगत बड़े में ये बीसी आएगा, और लास्ट में बराबर इक्वल। छोटे ट्रायंगल यदि हमने ए लिया तो यहाँ ए के संगत बड़े में ये एसी आएगा, तो ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर देखो ये ए डी डिवाइड ए बी पूरा बराबर इक्वल डी डिवाइड ये बी सी बराबर ए डिवाइड ये ए सी पूरा होगा। ऐसा मतलब संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये यहाँ पर होगा इस त्रिभुज के लिए और ओरिजिनल ट्रायंगल के लिए, ओरिजिनल त्रिभुज के लिए, मूल त्रिभुज के लिए। मतलब यहाँ पर हमें देखो ये ए बी का भी वैल्यू पता है और यहाँ पर ए डी का भी वैल्यू पता है, और हमें निकालना है डीई और बीसी का वैल्यू। देखो यहाँ देखो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, यहाँ से काम हमारा निकल जाएगा बने। देखो यहाँ पर ए डी, तो ए डी कितना है 4 है, रख दिया बट्टे में ए बी मतलब पूरा 4 + 5 4 + 5 9 होगा, और इक्वल टू ये डीई डिवाइड बीसी होगा। देखो ये डीए डिवाइड बीसी देखो यहाँ पर देखो एडी बराबर हमने ये 4 रख दिया, बट्टे में एडी, तो एडी पूरा 4 + 5 9, देखो 9 होगा, 9 होगा, 4 + 5 9 होगा, 9 होगा। मतलब ये डीई डिवाइड बीसी बराबर 4/9 होगा, डीई डिवाइड बीसी बराबर 4/9
9 बराबर यही हमें निकालना। देखो ये DE हो गया और ये BC हो गया, ये DE हो गया और नीचे में BC हो गया। मतलब यदि अगर ये DE बराबर 4 होगा, ये BC बराबर 9 होगा। फिर से एक बार फिर से देख, ये DE डिवाइड BC बराबर 4/9 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि DE बराबर 4 होगा तो BC बराबर 9 होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। देन आगे बराबर इक्वल यहाँ पर ED, तो ED क्या है, यहाँ पर 4 लेना है और यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग भी करना है। बट्टा में BC यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 और वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग किया, 9 का वर्ग 4 का वर्ग 16 बट्टा में 9 का वर्ग 81 81। मतलब मीन्स देखो यहाँ पर ये त्रिभुज एंड ये त्रिभुज, मतलब त्रिभुज DEF एंड त्रिभुज CBF, ये दोनों के क्षेत्रफल एरिया का रेशियो यानी अनुपात 16 और 81 का होगा। 16 एंड 81 का होगा, 16 एंड 81 का होगा, 16 एंड 81 का यानी सही आंसर 16 अनुपात 81 होगा। 16:81 होगा, 16 सही 81 होगा। तो इसको बोलने को कई तरह से आप बोल सकते हो, 16 से 81 और इंग्लिश में 16:81। इन शॉर्ट ये हमारा आंसर है, जवाब है, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।